हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं बन रही थी, जिसके कारण आप लोग को ज़रूर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। कुछ टेक्निकल इशू थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। दोस्तों, आपको जितना से ज़्यादा हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है, मैं फिर से आपके लिए मैथ का आज कुछ प्रॉब्लम लाया हूँ। किसी बच्चे ने हमसे पूछ रखा था, 2 सवाल मेरे व्हाट्सएप पे भेज रखी थी। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो। चलिए ठीक है, वो सवाल हम आपको बताए थे। उसमें वह सवाल था कि उस महत्तम संख्या की गणना कीजिए, उस महत्तम संख्या की गणना कीजिए जिससे 55, 127, 175 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में वही शेषफल बचे, मतलब एक ही शेषफल बचे। उसका ऑप्शन दिया हुआ था ए नंबर में 11, बी में था 16 16, सी में था 18 और डी में था 24। और वह डाटा दिया हुआ था 55, 127, 175। एक और सवाल को और सुन लीजिए। कह रहा उस महत्तम संख्या की गणना कीजिए जिससे 55, 127, 175 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक ही शेषफल बचे। कह रहा है इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो 55, 127 और 175 को भाग देने पर शेषफल समान आए। ठीक, तो चलिए हम इसी को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था, ए में दिया हुआ था 11, बी में दिया हुआ था 16, सी में दिया हुआ था 18, डी में दिया हुआ था 24। आप यहाँ पे डाटा देख लीजिए, 55, 127, 175, ये डाटा दी हुई है। अब आप क्या कीजिए, इस टोटल को भाग दीजिए। क्या कीजिए, आप इस टोटल को भाग दीजिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन एक आप उठा रहे हैं, तो ऑप्शन एक उठा रहे थे 11, 55, मतलब इसका शेषफल 0 बच रहा है। 11 कहीं 11 मतलब इसका 0 बच रहा ही नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं बी पे कह रहा है 16, 48, 7, इसका शेषफल 7 बच रहा है। इसका 16, 85, 16 96, 16 7 128, 16 7 128। तो 16 7 128 होगा। तो 28 होगा, मतलब यहाँ पे इसका शेषफल 15 बच रहा है, क्योंकि एक कम है तो इसका शेषफल दोगे तो 15 बच रहा है। तो ये भी मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब सी में चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, सी में ऑप्शन चेक करते हैं। सी में ऑप्शन चेक करते हैं तो 18, 18 3 54, एक शेषफल बच रहा है। यहाँ पे 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, यहाँ भी एक बच रहा है। 18 दाही यदि 180 कर रहे हैं, यहाँ पे तो 5 कम है, यहाँ पे 5 कम है, तो यहाँ पे तो एक शेषफल बचने का कहीं भी चांस नहीं है। आप 18 से इसमें भाग दीजिए, या 18 का मल्टीपल पढ़िए, तो यहाँ पे 13 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 13। क्योंकि 18 दाही 180 होता है, 5 कम है तो इसमें भी 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। तो इसका मतलब मेरा ये भी आंसर नहीं है, तो पक्का मेरा डी आंसर होगा। वैसे आप चेक करना चाहिएगा तो डी भी आप चेक कर सकते हैं। आप डी भी चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डी को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो आप उसे रोक के देख सकते हैं। 24 दूना 48, कितना बच गया, 7, 24 5 120, इसमें बच गया आपको कितना, 7। यहाँ पे भी आप कीजिएगा 24 आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको बचेगा 24 5 120, और 120 के बाद इधर बच गया आपको
24, 24×2 = 48, मतलब 5×2 = 7, 7 मरतबे में ये लगेगा 24 है, तो 24×7, 24×7 24×7 हो गया 7×4 = 28, 7×2 = 14 और 14×2 = 16, 168 बच गया। 168 में से 175 में से 68 गया, 7 बचा। तीनों का देखो 7, 7 और 7 बचा, तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और था। वो प्रश्न था कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। शेषफल 3 आता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? कितना शेषफल बचेगा? ठीक, तो कह रहा है किसी संख्या को यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। उसी संख्या को कितना से भाग दें, उसी संख्या के वर्गों को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? एक बार और सुन लीजिए। कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या है, यहाँ पे 5 से भाग दे रहा है तो शेषफल 3 बच रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कितना रहा होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 वह छोटी संख्या रही होगी जिससे हमको 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा होगा। एक मरतबे में लगा शेषफल 3 आ रही है, तो हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए थे, तो मेरा n बराबर कितना निकल गया था? 8 निकल गया था। अब इसी का कह रहा है वर्ग करने पर, वर्ग करें तो 64 आ गया। अब 64 को 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 0, 1, 4, 9, तो मेरा 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यह प्रश्न है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 130 रुपये में बेचता है। कोई व्यापारी किसी वस्तु को 130 रुपये में बेचकर 30% लाभ उठाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कितना परसेंट है? 30% है। तो 30% है तो 30% को लिखेंगे 30/100। इस जीरो से इस जीरो कट गया, ये बच गया 3/10। इसको हम बोलते हैं लाभ, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको बोलेंगे लाभ, इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 3 में हो गया 10। अगर ऊपरी में हानि रहता, हानि प्रतिशत रहता तो ऊपरी में हानि होता है और नीचे में क्रय मूल्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपया की कोई वस्तु है, उस पर हमको 3 रुपया लाभ लेना है। उस वस्तु को कितना में बेचेंगे? 13 रुपये में बेचेंगे, लेकिन वास्तव में हम कितना में बेच रहे हैं? 130 रुपये में बेच रहे हैं। तो वास्तव में 130 रुपया में वस्तु को बेच रहे हैं। तो 1 = कितना हो गया? 13 = 130, 1 = 10। तो क्या कह रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या कह रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? यहाँ पे 10 था, तो 10 = 100 रुपया हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि sin A - cos A = 1 - √3/2। अब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो क्या आप कीजिएगा कि मान पुट करके बनाइएगा। क्या कीजिएगा? मान पुट करके बनाइएगा। 4 ऑप्शन आप रखिएगा। क्या कीजिएगा? 4 ऑप्शन आप पुट करके बनाइएगा। चलिए
यहाँ पे देख लीजिए, अगर 0 डिग्री रख रहे हैं, अगर 0 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया -1। कभी बराबर होगा इसका? नहीं होगा, तो मेरा ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। चलिए उसके बाद ऑप्शन बी रख के देखते हैं। ऑप्शन बी पुट करके देखेंगे। ऑप्शन बी हो गया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, माइनस कॉस 30 होता है √3/2, बराबर 1 माइनस √3 या बटे में 2। आप इसको बटा पर के जोड़ घटाव कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में 2, 1 माइनस √3। क्या इतना के बराबर इतना आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो मेरा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मेरा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल्य 4 तथा 5 हो तो समीकरण का क्या होगा? सबसे पहले आप देख लीजिए द्विघात समीकरण कैसा होता है। ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो मूल्य के दिया हुआ है, दो मूल्य दिया हुआ है 4 और 5, दो मूल्य के दिया हुआ है 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, योग बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल क्या है? 4 है, एगो 5 है, तो -b/a। तो यहाँ से क्या हो गया? 5 और 9, तो b/a बराबर हो गया -9/1। जब 9 के बटा में ना कुछ हो तो यहाँ 1 हो गया, तो a हो गया, b -9 हो गया। ठीक है, और यहाँ से शून्यकों का गुणनफल पता होता है। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या? c/a। क्या शून्यकों का गुणनफल? 4 × 5 बराबर c/a। कहने का मतलब 20/1 बराबर होगा c/1। दोनों जगह a बराबर है, 1 हो गया, c का मान 20 हो गया। ठीक, c का मान 20 हो गया, तो आप क्या करेंगे? हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। मेरा इक्वेशन क्या था? यही ना था, मेरा इक्वेशन यही ना था, ax² प्लस bx प्लस c था। चलो देखो, a के जगह पे 1 था, ax² प्लस b के जगह पर -9 था, x प्लस c के जगह पे 20 था, तो x² -9x प्लस 20, ये वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। उसके बाद 0 है, इसके बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, देखिए मेरा ये वाला ऑप्शन हो गया, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हुआ, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण x, y में रैखिक है? रैखिक का मतलब होता है एक ही लाइन पे, रैखिक का मतलब होता है एक ही लाइन पे, रैखिक का मतलब होता है एक ही लाइन पे। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे ये हो गया x + y बराबर 6, या एक ही लाइन पे इसका बनेगा, एक ही लाइन पे यह बनेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ x + 2 × y + 1 = 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, इसको यदि मल्टीपल कर रहे हैं x × y, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 1 y के पावर 1 होगा, तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 चर पे बन रहा है, एक y वाला पे एक x वाला पे, तो ये रैखिक हुआ नहीं। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो ए नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ए नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया। चलिए हम बी पे चलते हैं। बी कह रहा है कि
एक्स 1/x, तो यदि इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो गया, तो ये भी एक्स वाई हो रहा है मल्टीपल में, तो नहीं होगा। एक एक हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए हम सी पे चलते हैं। सी में कह रहा है, सी में कह रहा है कि 1/x + 3 + 1/y, तो इसका भी आप एलसीएम लीजिएगा तो बटा में एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई होगा तो ये भी नहीं मेरा होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डी नंबर ऑप्शन ही मेरा होना चाहिए, इसे हम चेक कर लेते हैं। चलिए एक्स यहाँ पे दिया हुआ, चलिए xy + 6x बराबर xy + 100y। अब देखिए यहाँ से xy से xy कट गया, xy से xy कट गया, तो यहाँ पे मेरा बचा क्या, 6x - 100y = 0। अब देखिए xy में है ना इक्वेशन मेरा, तो मेरा यही ऑप्शन सही होगा, तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही हुआ, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा ए के मान 1/3 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यदि आपको ना दिख रहा हो तो। कह रहा ए के मान ए बराबर -1/3 हो और बी बराबर -1 हो। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए इसमें कहने का इसका यही है कि -1/3 ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर -1 दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है ए छोटा है बी से। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए छोटा है बी से। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा हो जाएगा -1, दोनों में बड़ा हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि इसको आप तोड़िएगा तो दशमलव में कुछ आएगा, इसको तोड़िएगा तो दशमलव में आएगा, 0.33 के आसपास आएगा। एक है तो इसमें बड़ा हो जाएगा कौन, 0.33 माइनस वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एक का 1/3 भाग ही माइनस में है, कर्जा है, और बी का 1 भाग है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा है। कह रहा है एक छोटा है बी से, नहीं, गलत है। ए बड़ा है बी से, हाँ ए बड़ा है बी से। इक्वल वाला साइन कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में मूलों का गुणनफल बताएं। अब इसका कह रहा है गुणनफल, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इतना इजी सवाल पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है इसका गुणनफल बताएं, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो c क्या है, -3 है, a क्या है, 1 है, न x में कुछ होता है क्या लगा हुआ, 1 है, तो -3 वाला मेरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समीकरण इतना ax² + bx + c = 0 के मूल्य समान हो। मूल्य समान कब होगा, विवेचक का एक फार्मूला पढ़े होइएगा, -b ± (b² - 4ac बट्टे में 2a प्लस माइनस है। तो आप ये फार्मूला पढ़े थे। यह विवेचक का समान मूल्य कब होगा, आप सोचिए कब होगा। देखिए अगर यहाँ पे इसको हम 0 कर दें, इस पार्ट को यदि हम 0 कर दें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -b/2a। अब जो भी मान आएगा वो सब समान आएगा। यहाँ से ना प्लस माइनस का खेल चल रहा था, तो क्या करेंगे, b² - 4ac बराबर 0 हो जाए, या ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ac बराबर 0। यदि ac बराबर हम 0 कर दे रहे हैं तो यहाँ √अंडर में तो b² बन नहीं रहा है, तो ये मेरा नहीं होगा। b बराबर 0 कर देते तो b माइनस होगा, नहीं होगा। b² बराबर 4ac, हाँ ये मेरा ऑप्शन होगा, ये मेरा ऑप्शन हो गया। डी में दोनों सेम ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई भी एक ऑप्शन आपको गलत दिया रहेगा। चलिए तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ, डी भी ऑप्शन सही हुआ, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग जरूर रहा होगा, इस प्रिंटिंग है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होगा, निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक तो देखिए साइन का मान जो होता है ना, साइन थीटा का मान वो -1 से लेके +1 ही के बीच में होता है, -1 से लेके +1 के बीच में ही होता है, -1 से लेके +1 के ही बीच में होता है। ठीक, साइन और कॉस का भी मान यही होता है, कॉस का भी मान यही होता है। और tan का मान होता है -∞ से लेकर +∞ तक। tan का मान होता है -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वैसे भी तो साइन का मान तो -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, तो 1 से 12 तो कहीं होने का चांस ही नहीं है, 1 से 12 होने का कहीं चांस ही नहीं है, तो मेरा साइन भी नहीं होगा, कॉस भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए tan 25, तो tan 45 का मान आपको पता होगा क्या कि 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। जब तो tan 45 का मान 1 होगा, जब tan 45 का मान 1 होगा तो ये तो छोटा है तो कहीं से होने का चांस नहीं है, इसका मतलब tan 48 मेरा आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि 45 से ज़्यादा बड़ा होता है tan 48, तो इसलिए 1 से अधिक क्या होगा tan 48 होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इस सवाल 2 बार आ गया हुआ है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है साइन थीटा का कौन सा मान सही है। अब देखिए साइन थीटा का मान, तो आपको एक बात पता होगा, एक फार्मूला आपको पता होगी, कौन सी फार्मूला, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से क्या साइन थीटा पूछ रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में से आपको यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कभी पूछ दे, कभी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर इसी तरफ रख दीजिएगा, साइन स्क्वायर को आप इस तरफ ले आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या कीजिएगा, इसको बना दीजिएगा। चलिए मेरा आंसर हो गया क्या, सी नंबर ऑप्शन मेरा हो गया, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से ये आपका सेट है जो 11th का लगभग टॉपिक है, बट छोटा मोटा पूछ देता है। चलिए यहाँ पे सेट दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं है। चलिए यहाँ पे कह रहा है ए सेट में दिया हुआ है 2 4 6। चलिए इससे पहले हम आपको क्या करते हैं, एक कुछ बता देते हैं। इससे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि यदि ए बराबर 1 और 2 दिया हुआ है, 1 बराबर 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, बी बराबर 2 3 और 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी बराबर 3 और 4 दिया हुआ है। यहाँ पे इसका साइन नहीं होता है, मिडिल ब्रैकेट का साइन होता है, ठीक, 3 और 4 दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे ए यूनियन बी, इसको यूनियन पढ़ते ए यूनियन बी, यदि ये पूछे तो आप इसको क्या कीजिएगा, 1 2 3 और 4 आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 2 और 3 4। चलिए ठीक है, आप ये लिख दिए। एक और आपको देते हैं, यदि ए बराबर, यहाँ पे बराबर का साइन है, ए बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 3 4
5 6। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यदि ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितना बच्चा क्या करेगा, अब इसको भी रिपीट कर देगा। यहाँ से फिर लिखेंगे दूसरा वाला में से 3 4। नहीं, सेट थ्योरी क्या होता है, रिपीट नहीं करता, अपने डिजिट को रिपीट नहीं करता, तो इसीलिए ये दोनों नहीं हो गए, ये दोनों लिख दिए हुए, तो ये इसके बाद होगा 5 6। ठीक, सेट थ्योरी रिपीट नहीं करता। ठीक, तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। अब इसमें से क्या बोलेगा, अब इसमें से बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते यूनियन, इसको पढ़ते इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते यूनियन, लिख लीजिएगा। इसको पढ़ते इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते यूनियन, इसको, इस वाले को इंटरसेक्शन पढ़ते, इस वाले को यूनियन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हो गया कि इसी में आपको 1 2 3 4 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यदि आप इसको कर रहे हैं तो ए और बी है, तो ए बी यहाँ पे ई हटा देते हैं। चलिए आप लिख लिए होइएगा, हम इसको हटा देते हैं। चलिए ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें होता है क्या कि कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या, आप देखिए इस दोनों में कॉमन है 3 और 4, ये कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, तो मेरा ए इंटरसेक्शन यही हो गया आंसर। चलिए हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। मेरा प्रॉब्लम यही था, कह रहा है ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो आप देख लीजिए इस दोनों में कॉमन क्या है, आप देख लीजिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 लिख दिए, 4 कॉमन नहीं है, नहीं लिखे, 5 कॉमन है, नहीं है, 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन है। ये वाला मेरा आंसर हो गया, तो सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार को दुगुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को 2 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को आधी कर दिया जाए, तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मेरा फार्मूला होता है। अब कंडीशन मेरा दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि त्रिभुज के आधार को 2 गुना कर दिया जाए, त्रिभुज के आधार को 2 गुना कर दिया जाए, रेशियो मतलब होता है बट्टा, तो आधार को 2 गुना कर दिया जाए। चलिए 1/2 आधार को 2 गुना कर दिए, 2 गुने आधार, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, ऊंचाई को आधा कर दिए। ठीक, अब देखो ई 2 से तो ई 2 कट गया, तो बचा क्या, फार्मूले की तरह ना बच गया। अगर इस दोनों को हटा दे तो क्या बच गया, फार्मूला की तरह। तो यहाँ पे आप देखिए इस 2 से इस 2 को काट दिए, इस आधार से ये आधार कट गया, ये ऊंचाई से ये ऊंचाई कट गया, यहाँ पे गुना का चिन्ह था, इस 1/2 से 1/2 कट गया, तो बच गया क्या, 1:1। तो मेरा 1:1 वाला आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस त्रिभुज की संरचना संभव नहीं है। तो देखिए आप देखिए इसमें कौन त्रिभुज की संरचना संभव नहीं है, कौन त्रिभुज की संरचना संभव नहीं है। तो आप इसको क्या क्या कर सकते हैं, सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज की आप रचना कब कर सकते हैं, त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि 2 ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि ए बी प्लस बी सी
बड़ा होगा AC से, या BC प्लस AC बड़ा होगा ABC। इसका कहने का मतलब एक ही है, इसका कहने का मतलब एक ही है कि दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट अपने प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो भुजाओं का योग, यदि अगर मान लीजिए एक भुजा 5 है, एक भुजा 7 है, तो 5 7 12, C से बड़ा है तो बड़ा है, तो ये संभव है त्रिभुज, ये संभव है त्रिभुज। तो ये मेरा संभव है, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ। बी में क्या किए, 4 + 5 9, 9 6 से बड़ा है बड़ा, तो संभव है, इसका मतलब मेरा बी नंबर ऑप्शन गलत है। सी नंबर 4 + 3 7, 5 से 7 बड़ा है, तो मेरा सी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। 8 + 4 12, 12 13 से बड़ा है, नहीं 13 से 12 नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन गलत होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है संभव नहीं है, इसीलिए मेरा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी तथा सी डी किसी वृत्त की दो जीवाएँ है जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटती है। यदि AP 6 सेंटीमीटर और CP इतना है तो PD का मान क्या होगा, तो PB का मान क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, इसका एगो सेंटर रहा होगा। अगर मान लीजिए एगो जीवा ई हो गया, एगो जीवा ई हो गया, काट रहा है। चलिए चलिए ये हो गया, ये वृत्त है। एक मिनट यार, चलिए ये वृत्त हुआ, मान लो ये वृत्त है, एक जीवा यहाँ से गुजर रही, केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी उसी को जीवा कहते हैं, केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी उसी को जीवा कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि एगो बिंदु P पे मिलता है, क्या कौन सी बिंदु पे मिलता है, P पे मिलता है। कौन सी बिंदु पे मिलता है, P पे मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे P है, क्या यहाँ पे P है, यह बिंदु P हो गया, तो बिंदु P हो गया, P पर काटते हैं, वो भी कह रहा है परस्पर वृत्त के अंदर काटती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AB, अगर मान लो A हुआ, B हुआ, एगो C हुआ, एगो D हुआ। ठीक, तो AB बराबर कितना दिया हुआ है, AP बराबर हो गया 6, और CP बराबर हो गया 8, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे P और D का मान दिया हुआ है, P और D का मान दिया हुआ है 3, तो PB का मान क्या कर रहा है, तो PB का मान। तो इस तरह का अगर आपसे सवाल पूछे तो आप सीधा क्या कीजिएगा, AP गुने PB बराबर CD गुने CP गुने PD। तो AP क्या है, 6 है, PB क्या है, PB कुछ नहीं है, तो मान लो x मान लिए, और CP 8 हो गया, और PD 3 हो गया, 3 दूना 6, 2, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे 3 से काटे, 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 से काटे 4, तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4, मेरा PB का मान आ गया 4, तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है किसी
समानांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी असत्य है। तो आप समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानते होइएगा, आप समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानते होइएगा कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये हो गया आपका ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक ना। चलिए आते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो कह रहा है सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और समान लंबाई का होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा युग्म समांतर और समान लंबाई का होता है, हाँ होता है। तो मेरा ए नंबर ऑप्शन सही है, मतलब मेरा ए नंबर ऑप्शन सही है। तो ए नंबर ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें असत्य खोज रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, तो अर्थात ये गलत होगा। सम्मुख भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, हाँ होती है, तो इसलिए यह गलत है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, हाँ करती है, इसीलिए तो यह गलत है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर परंतु असमान लंबाई का होता है, नहीं ये गलत है। तो ये गलत है, तो मेरा ऑप्शन यही सही होगा। क्योंकि यहाँ पे असत्य कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे असत्य कह रहा है, तो मेरा ऑप्शन डी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते देखिए, इस तरह का सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 10 सेकेंड में बन जाएगा। आपको क्या होगा, 10 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे यह कह रहा है क्या, साइन कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो आप रोक के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन, आपको एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पे काम कर रहा है। देखिए हम कर क्या रहे हैं, कॉस के पावर 4 है तो कॉस के पावर 2 लिख सकते हैं, इतना के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर थीटा तो पूरा का स्क्वायर दे सकते हैं। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। तो अगर आप इसको ए माने, इसको बी माने, तो एक होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान तो 1 होता है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इधर आ गया, तो इधर आ गया ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी हो गया। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे सी और डी समान है, सी और डी समान है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, तो कॉस माइनस, तो मेरा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मेरा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो कॉस 90 माइनस थीटा का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से पता होगा, साइन थीटा के। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए मेरा आखिरी सवाल होगा, कह रहा है आपके पास 10 रुपये का सममूल्य वाले 500 शेयर हो तो लाभांश 10% समाही घोषित की जाए तो वार्षिक आय क्या होगी, वार्षिक आय क्या होगी। चलिए ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि कोई भी 10 रुपये वाला 500 शेयर हो, 10 रुपये वाला कितना शेयर हो, 500, तो 10 रुपये वाला 500 शेयर हो, तो टोटल शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल शेयर का मूलधन कितना हो जाएगा, 10 गुने में 500 बराबर 5000।
लाभांश मतलब लाभ कितना होता है, छमाही घोषित करता है 10% का। तो वार्षिक आय कह रहे हैं, तो वार्षिक आय कह रहा है छमाही घोषित कर रहा है, तो छमाही घोषित कर रहा है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक होता है P गुने में R गुने में T बटे में 100। P कितना हो गया 5000, R कितना हो गया 10, T कितना हो गया 6 माह है। तो 6 माह ही घोषित कर रहा है, तो मतलब 6 महीना पे 1 साल होगा, तब इसको क्या कीजिए 2 साल कीजिए, क्योंकि वार्षिक आय पूछ रहा है लेकिन वो घोषित 6 माह ये कर रहा है बटे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 10 मतलब 1000 हो गया, 1000 हो गया। 1000 वाला मेरा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। देखिए आपको ये सवाल नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको देखिए। यह क्या कह रहा है कि 6 महीना पे उसका साल भर लग जाता है, लेकिन हमारा आय जो पूछ रहा है वह साल भर पे पूछ रहा है। आय क्या पूछ रहा है, साल भर पे पूछ रहा है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे भी आपको अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं 10% लाभांश दिया हुआ था, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आप ये बनाएं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको दूसरा विधि से ज़रूर बताएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए। चलिए ठीक है बच्चों, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस।